नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मैम ने फ़ोन किया था, बहुत एक्साइटमेंट के साथ में पूछा, खुशी के साथ में, कि सर मेरा ये बताइए अभी मुझे कितने जन्म लगेंगे एनलाइटेंड होने में। और साथ ही साथ उनका ये भी अंदाज़ा था कि ये उनका आखिरी जन्म है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर भी खुद ही दे दिया और फिर मुझसे कंफर्म करना चाहती थी कि बताइए मेरा ये लास्ट जन्म है कि नहीं। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्यों लगता है कि आपका लास्ट जन्म है? तो बोलती मेरा कुंडलिनी जग गया है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? तब तो आप अपने आप ही एनलाइटेंड हो चुकी हो। बोलती नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। मैंने पूछा आपको कैसे पता कि आपकी कुंडलिनी जग गई है लेकिन थोड़ी सी बची हुई है? तो उन्होंने कुछ फिजिकल सिम्टम्स बताए कि रीढ़ की हड्डी में मुझे जुग 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 होता है और ब्रेन में मुझे यहाँ सर के पास गुद होता है, मतलब कुछ कुछ सेंसेशंस फील होता है बॉडी में। तो मुझे मुस्कुराहट आ गई इस चीज़ को सुन करके, क्योंकि कुंडलिनी का फिज़िकल बॉडी के साथ बहुत ताल्लुक़ नहीं है। जैसे जैसे आप हायर कॉन्शियसनेस में जाते हो, सो कॉल्ड कुंडलिनी खुलती है, तो आपके ऊपर आपके थॉट्स का कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। और उसके बाद जो इनके साथ मेरी बात हुई, मैं तो थक गया। वो बार बार मुझसे बोलती है अरे मुझे पक्का करिए कि मेरा आखिरी जन्म है कि नहीं। मैंने कहा अभी नहीं है आपका आखिरी जन्म, अभी कुछ जन्म लगेंगे, 10, 15, 20 जन्म लगेगा, 25 जन्म लगेगा। तो गुस्सा हो गई, अरे ऐसे कैसे बात करते हैं, मेरा तो बस लास्ट है, ये एनलाइटेंड होने वाली हूँ मैं, और आप बोल रहे हैं कि मेरा ये बहुत जन्म लगेंगे। मैंने कहा 25 बहुत नहीं होता, अरे कहाँ लोगों को करोड़ों जन्म लगेंगे। बोलती मुझे अभी किसी चीज़ का डिज़ायर नहीं है, रुपए पैसे का नहीं डिज़ायर है, नाम का डिज़ायर नहीं है, मेरे बच्चों का भी बोल रही थी डिज़ायर नहीं, लेकिन उनकी बात से लग रहा था वो बेचारी कंप्लेन कर रही थी कि मेरे बच्चे अब पढ़ लिख करके चले गए हैं, नौकरी करते हैं, वापस नहीं आते। शी वॉज़ मिसिंग हर फैमिली। अब मैं पति की सेवा करती हूँ और जब पति के पैर वैर दबाती हूँ तो मेरे को कुंडलिनी का एक्सपीरियंस होता है। तो अब दो चीज़ हो गई, आपको एनलाइटनमेंट तब होगा जब उसको चाहोगे नहीं, होगा कि नहीं? अब आप थोड़ा समझिए, आपके अंदर में एनलाइटनमेंट तब होगा जब सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी, और अभी तो डिज़ायर्स हैं इसलिए एनलाइटनमेंट होगा नहीं। तो लेट मी स्टार्ट एन्जॉइंग माई डिज़ायर्स, अभी तो मैं डिज़ायर्स को एन्जॉय कर लेती हूँ। यही तो लॉजिक दिमाग में काम करता है। जैसे अभी आपकी दिन में जो एक्टिविटी होती है, दिनचर्या होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं? अपने डिज़ायर्स को जीते हैं या अपने मेडिटेशन के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए काम करते हैं? जिस आदमी के ब्रेन में डिज़ायर नहीं होगा वो आदमी तुरंत एनलाइटनड हो जाएगा, तुरंत। पानी में अगर कोई कूदता है और उसके पैर में कोई वजन बंधा हुआ है तो नीचे ही गिरेगा। ये दुनिया एक समंदर है, माया जाल है, जिसमें आप फिजिकल बॉडी में इसीलिए हैं बिकॉज आपके अंदर में डिज़ायर है। स्पिरिचुअल रास्ता केवल डिज़ायर्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। सारे के सारे डिज़ायर्स को जब एनलाइटनमेंट की डिज़ायर रिप्लेस कर देती है, उसके बाद अपने को पूछना होता है कि आखिर ये डिज़ायर का एंटिटी होता कैसा है। ये जो बोला गया है शास्त्रों में कि जिस आदमी के ब्रेन में डिज़ायर्स ख़त्म हो जाता है वही एनलाइटन होता है, उस आदमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि डिज़ायर का जन्म कैसे होता है, बिकॉज उसके पास एक ही डिज़ायर बची हुई है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास एक डिज़ायर नहीं होती, मल्टीपल डिज़ायर्स होती है। लेकिन अगर हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो कोई न कोई डिज़ायर है। और डिज़ायर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये पढ़ते हैं हम लोग कि डिज़ायर जब तक होगा तो एनलाइटन नहीं होंगे, हमारे मन में एक ऑटोमेटिक एजम्पशन होता है कि डिज़ायर बुरी चीज़ है। और जब तक कोई चीज़ बुरी है तब तक वो समझ में भी नहीं आएगी, तब तक हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। अब मेन क्वेश्चन यही है, कैसे पता चलेगा कि आपका लास्ट जन्म है कि नहीं, या उन मैडम का कुंडलिनी उठी है कि नहीं, या मेरा कौन से जन्म के बाद एनलाइटनमेंट होगा, ये कैसे पता चलेगा? उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज की वीडियो में। कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका लास्ट लाइफ होगा कि नहीं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितने बजे सोएंगे। आप बिस्तर पे लेट सकते हैं, उसके बाद नींद आएगी,
बहुत से लोग डिसाइड करते हैं कि मैं सुबह उठूँगा अलार्म लगा करके, बट आप अपनी मर्ज़ी से नहीं उठते हैं, नींद खुलती है। जब उन लेडी को मैंने बोला कि अभी आपको कुछ टाइम लगेगा, आपको साधना करना पड़ेगा, तो गुस्सा होकर के बोली, मैंने पढ़ा है कि फ़लाँ फ़लाँ गुरुजी बोलते हैं, किसी शास्त्र में लिखा है कि एनलाइटेंड होने के लिए जो टाइम लगता है और जो कोशिश लगती है वो तो इतनी लगती है जैसे पलक झपकाने की, कि आदमी पलक झपकाता है उतने में एनलाइटेंड हो जाता है, और आप बोल रहे हैं अभी मुझे साधना करनी पड़ेगी। आज दीदी ने क्वेश्चन पूछा था, वासना कैसे पता चलेगा कि मैं अगर अपना बॉडी डोनेट करना चाहती हूँ, ये मेरी वासना है कि नहीं। डिज़ायर वासना ही होती है। अच्छा, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कोई चीज़ आपकी वासना है या नहीं है? जब किसी चीज़ के पूरे न होने पर गुस्सा आए, हल्का सा भी गुस्सा आए, तो वो वासना है। और वासना में भी मेरे हिसाब से 2 टाइप की वासना होती है। एक पॉजिटिव वासना, जिसमें आप कोई चीज़ करना चाहते हो, उसे एनलाइटन होना चाहते हो, आप फिल्म बनाना चाहते हो, आप शायद टैली सीखना चाहते हो। वो वासना अगर पूरी नहीं हो रही है तो गुस्सा आता है, तो वो एक तरह का नेगेटिव वासना है, वो बासी वासना है। और एक पॉजिटिव वासना है जिसमें कि आप उस रिज़ल्ट को तो चाहते हो, बट उससे भी ज़्यादा कुछ और चाहते हो। क्या आप एनलाइटमेंट चाहते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ और चाहते हो। आप उस एक्टिविटी को समझना चाहते हो। देखिए, आप एक फिल्म बनाते हैं, आप चाहते हैं एक अच्छी फिल्म बन जाए, सुपर हिट बन जाए, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे बनेगी, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, आप एक फिल्म बनाते हो। या आप बैठ करके मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, या आप टैली कोशिश करते हो प्रैक्टिस करने की। आप कुछ एक्टिविटी करते हो और उसके बाद देखते हो कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा उसको देखना तो आपके हाथ में है। नहीं समझ में आया? एक आदमी बांसुरी बजाता है, वो नया नया बांसुरी बजाना सीखा है, वो एकदम सुपर क्लासिकल बांसुरी प्लेयर नहीं बन जाएगा, लेकिन उसको कम से कम जब कोई एक आध बटन दबाएगा, उसमें होल को दबाएगा, तो कुछ आवाज़ सुनेगा, उसको समझ में तो आएगा बांसुरी कैसे काम करती है। इस लेडी के साथ पता है क्या हो रहा है? इसने कुंडलिनी के बारे में इतना पढ़ लिया है और उसके सिम्टम्स के बारे में इतना याद सोच लिया है कि उसको हेलुसिनेशंस हो रहा है। मुझे याद है, जब मैं आज से 25 साल पहले एक गुरुजी के आश्रम में गया था, और वो यही था, कुंडलिनी खोलने का प्रोग्राम था 15 दिन का। तो चौथे 5वें दिन मुझे अपने रीढ़ की हड्डी में कट महसूस हुआ, और मुझे लगा कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, और मैं बड़ा खुश कि मेरी कुंडलिनी जग गई है। लेकिन वो कुंडलिनी जगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे थॉट्स का पकड़ था, मेरे अंदर में अभी भी फ्रस्ट्रेशन थी, मैं फिज़िकल बॉडी में अभी भी था। मैं जब घर गया तो मेरे करियर की प्रॉब्लम, मेरे फैमिली की प्रॉब्लम, वो सब तब भी थी। जैसे ही कुंडलिनी खुलती है, आपका सहस्त्रार चक्र में सारी की सारी एनर्जी जाकर डिज़ोल्व हो जाती है, आपका फिज़िकल वर्ल्ड से बहुत ताल्लुक़ नहीं होता, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाती। फाइनली इस लेडी के साथ एक चीज़ समझ में आई कि वो क्या चाहती है, उसका जो फाइनल वासना था। हम लोग की भी होती है, हम लोग खोजते नहीं इसलिए पता नहीं चलता। क्या नहीं होता? हम लोग खोजते नहीं इसलिए हमको पता नहीं चलता। हर वासना के साथ आप उस वासना को तो पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? उसको समझना चाहते हैं। हम लोग ये वाला पॉइंट मिस कर जाते हैं, बिकॉज ये बहुत सटल है। मैंने पूछा, आपको एनलाइटेंड होकर के क्या चाहती हैं? आपकी जब कुंडलिनी खुल जाएगी और आप एनलाइटेंड हो जाएंगी तो उससे क्या चाहती हैं? तो बोलती हैं, मैं त्रिकालदर्शी होना चाहती हूँ। जानते हैं त्रिकालदर्शी क्या होता है? हाँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर किसी को भी देखूँ मैं, तो मैं सब कुछ जान जाऊँ। मैंने पूछा उनसे, आप क्या जानना चाहती हैं इस दुनिया में? बोलती है, वो सब कुछ जानना चाहती हूँ मैं। और बेचारी बहुत परेशान थी इस चीज़ के लिए, मुझे त्रिकालदर्शी होना ही होना है। हमारा माइंड में 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस माइंड के 4 सेक्शंस हैं, उसमें 7 सेंटर्स हैं। कौन कौन से? 4 सेक्शंस, 1 2 3 4 के नाम से जानते हैं। उसमें फर्स्ट सेक्शन का नाम क्या है? कॉन्शियस माइंड, जिसके 4 पार्ट्स हैं, IESM। उसको गुड़ के नाम से जानते हैं संस्कृत में हम लोग। और उसमें एक M सेंटर भी है, मेडिटेशन। ये तीनों बहुत कॉम्प्लेक्स हैं
समझना, कब मेरे दिमाग में आई सेंटर काम कर रहा है, कब ई सेंटर काम कर रहा है और कब एस ने मुझे पकड़ लिया है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और क्यों? आप इसी माइंड से इसी माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा है जैसे कि एक सर्जन अपने ही हाथ के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, अपने हाथ से, जिसको पता नहीं है कि हमारे माइंड में 3 पार्ट्स हैं, वो कभी नहीं पकड़ पाएगा इन तीनों को। अब ये लेडी बेचारी जब तक बात कर रही थी, शी वॉज इन माइनस ई सेंटर। ये भी पता है ना, हमारे प्लस ई होता है और माइनस ई होता है। पता चलता है कि मैं अब प्लस में हूँ, अब माइनस में, मालूम पड़ता है। ये पूरा का पूरा एक कैंपेन होना चाहिए एक लाइफ का। अगर आपकी पूरी लाइफ का पर्पस, डोमिनेंट पर्पस ये नहीं है एनलाइटन होना, अपने ईगो को समझना, उसको ख़त्म करना, तो आप एनलाइटन नहीं हो सकते इस जन्म में। कैंपेन समझना क्या होता है? आंदोलन। वेरी गुड। अब जिस आदमी का इस लाइफ में कैंपेन हो चुका है कि मुझे अपने आप को समझना है और एनलाइटन होना है, उस आदमी का सारे डेस्परेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे ख़त्म करेगा? किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसको निकालना होगा और लाना होगा। फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करना है तो फ्रस्ट्रेशन को और लाना होगा। कृष्णमूर्ति एक इसके लिए एक खास वर्ड यूज़ करते हैं, द आर्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। इसको शास्त्रों में एक विधि बोली गई है, नेति नेति। ये मैं नहीं हूँ, कृष्णमूर्ति बोलते हैं इसको अवेयरनेस। लेकिन उस पर करते क्या है हम लोग? जब अवेयर होते हैं तो क्या करते हैं? हम किस चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं? सेंसेशंस के प्रति अवेयर होते हैं। वेरी गुड। थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं। इनका ब्रेन बना हुआ था कुछ बातों से। शुभम ने कुछ बात बोली और उनको हर्ट हुआ, तो उन्होंने हर्ट को देखा और वो हर्ट एटलीस्ट कुछ देर के लिए शांत हो गया। तो हमको क्या करना चाहिए अपने फ्रस्ट्रेशन के साथ? देखना चाहिए। इस देखने के प्रोसेस को ही कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी वासनाओं को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो वासनाएं निकल के आती हैं उनको आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। इस लेडी के साथ क्या हुआ? उसने कहा कि सही मेरे सारे वासनाएं ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने मान लिया, अब बस एक वासना है और उसको और मजबूत कर लिया। उसको देखने के चक्कर में नहीं पड़ी। ये जो डिज़ायर होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है और हमारे इमोशंस और हमारी सेक्सुअलिटी इतनी स्ट्रांग होती है बॉडी में कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन कर लेगा। मॉलिक्यूलर बॉडी में तो सब कुछ हो सकता है। आप कुछ भी बना सकते हो, आसमान, नदी, लाइट, कुछ भी। तो आप एक एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस बना लोगे। रामकृष्ण परमहंस को क्या दिखाई देती थी? काली माँ। वो भी एक तरह का मेंटल हेलुसिनेशन था। अघोरी विमलान थे, उनको दिखती थी शमशान तारा, उनसे बात करती थी, चमत्कार कर पाते थे। सब कुछ ठीक है, लेकिन वो था क्या? एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, माइंड की दुनिया का एक कंस्ट्रक्शन। जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी चाहते हैं, आपका माइंड वो क्रिएट कर सकता है। तो आप एनलाइटेंड होने के लिए कुछ नहीं कर सकते, खाली आप एनलाइटमेंट को समझ सकते हैं और साथ ही साथ अपने माइंड को समझने की कोशिश कर सकते हैं हर क्षण। जब भी कोई थॉट आए, जब भी कोई इमोशन आए, आप उसको देख सकते हैं और बहुत ध्यान से देख सकते हैं। जैसे एक पैथोलॉजिस्ट देखता है कल्चर को, हमारे यहाँ कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होती है। ये परफेक्ट एग्जांपल है। मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं हो रही है, बहुत दिन से उसको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं या बलगम का सैंपल लेंगे, या जो भी ऑर्गन को हम ठीक करने की कोशिश करें उसको सैंपल लेते हैं और एक पेट्री डिश में, एक छोटा सा डिश होता है, उसके अंदर में हम उसको ग्रो करते हैं। उसके बॉडी के अंदर में कौन सा बैक्टीरिया है उसको ग्रो करते हैं और फिर उस बैक्टीरिया के साथ में अलग अलग एंटीबायोटिक्स डालते हैं, देखते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक से वो मरता है। तो इसमें कई बार हफ्ते, महीने भर लग जाते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट में। तो जब आपके मन में एक वासना आई, और वासना आप अभी जल्दबाजी में नहीं ख़त्म करते हैं। इनफैक्ट जिस फेज़ में ये टेस्टिंग होती है, उस फेज़ में हम लोग चाहते हैं कि अभी उसको कोई बॉडी में एंटीबायोटिक्स मत दीजिए, नहीं तो उसको किल करने की कोशिश करेगा। हम जानना चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से मरेगा। तो आप अभी जानते नहीं कि आपकी थॉट से आपकी वासना किस चीज़ से मरेगी, आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है। हो सकता है कोई विधि हो,
कोई योग की प्रैक्टिस हो, कोई तंत्र की प्रैक्टिस हो, उससे ख़त्म हो जाए, लेकिन आप नहीं जान रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप अपने अंदर की डिज़ायर्स को निकल नहीं देते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं। बहुत बार उन डिज़ायर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत बार इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में आप उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, चारों तरफ से देख रहे हैं। अगर ये देखना छूटा तो बन जाएगा हेलुसिनेशन। अगर देखते रहे तो वो आपका इनफैक्ट वासना ही हेल्प करता है उसमें से निकलने के लिए। जैसे कृष्णमूर्ति बोला करते थे, द क्वेश्चन इज द आंसर। वो थॉट्स बन जाता है अवेयरनेस। इसमें बोलते थे द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड, कि आपने एक वासना को देखा, एक थॉट को देखा, एक फ्रस्ट्रेशन को देखा, देखते रहे और अचानक से वो जो ऑब्जर्वर था, मेरे अंदर में एक अवेयरनेस था और मैं इसको देख रहा था, अपने फ्रस्ट्रेशन को देख रहा था, वो बन गया ऑब्जर्व्ड। डिज़ायर्स और सेल्फ दोनों मर्ज हो जाता है। ये लास्ट का फेज़ बहुत बार कई जन्म ले जाता है। लास्ट का आपका सेक्शन 1, जब आपको मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस आना शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर के सेक्शन 2 भी तक पहुँचना। सेक्शन 1 में नॉर्मल लोगों का 2-4-8 रेशियो होता है। माइंड में इंटेलिजेंस होता है 2, इमोशन होता है 4 और सेक्सुअलिटी होती है 8। लेकिन वो भी ज़्यादातर लोगों का -8 होता है। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव एस सेंटर, मतलब वो मज़े कर रहा है, वो उसको कोई भी गलत काम करने में दिक्कत नहीं होगी, कैजुअल है। जैसे एनिमल फिल्म में उसका कैरेक्टर दिखाया गया। फिर धीरे धीरे वो इसको चेंज करता है, तो उसके 2-4-8-2 होता है, लेकिन प्लस होता है, इमोशंस प्लस होते हैं। धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होता है 5-2-1 की तरफ। इंटेलिजेंस 5, इमोशन 2 और सेंशुअलिटी 2। लेकिन इसके बाद का जो फेज़ है, जहाँ पर सेक्शन 2 भी खुलना शुरू होता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसको एक कैंपेन की तरह नहीं करते, हम इसको स्ट्रैटेजी की तरह नहीं करते, हम इसको करते हैं किस तरह से? टैक्टिक्स की तरह करते हैं। अरे यार, कोशिश करते हैं, क्या पता इस बार एनलाइटन हो जाए। गए थे हम वैष्णो देवी, मान ली थी हमने, ओशो की किताब में कहा था कि अगर आपने 3 एनलाइटन लोगों को मिल लिया तो आप एनलाइटन हो जाएंगे। अरे यार, 3 से तो मिल ही चुका हूँ। ऐसे अलग अलग बातों को पकड़कर तुक्के मारते हैं। और ये ऐसा ही जैसे कि आपके पास बड़ा सा खेत है, उसको पूरे के पूरे खेत को आपको उगाना है। आप सोच रहे हैं एक बीज लगा दिया पूरा खेत उग जाए। मैंने पढ़ा था, बहुत तेज़ी से हो जाता है। इस किताब में ये लिखा था, उस किताब में वो लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड में थॉट्स से थॉट को देख रहे हैं या अवेयरनेस से थॉट को देख रहे हैं। ये डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा कि हम एक थॉट से थॉट को देख रहे हैं या अवेयरनेस से थॉट को देख रहे हैं? अगर हम अवेयरनेस से थॉट को देख रहे हैं तो हम उस थॉट के प्रति जजमेंटल नहीं होंगे। वो सही है कि गलत ऐसा नहीं बोलेंगे। मेरे मन में एक सेक्सुअल थॉट आ रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे कि ये सेक्सुअल थॉट खराब है कि सही है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप राइट और रॉन्ग जानते रहेंगे। एक आदमी के अंदर में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, अब उसका अवेयरनेस बोल रहा है कि बॉस ये सेक्सुअल थॉट आ रहा है, ये सही या गलत नहीं है, लेकिन इस एक्टिविटी से, इस थॉट से ये होता है। जजमेंट नहीं बनता, इंसाइट बनती। स्पेसिफिक राइट चीज़ कैसे होती है ये आपको इंसाइट के फॉर्म में आएगा, जजमेंट के फॉर्म में नहीं आएगा। जब थॉट्स थॉट को देखता है तो बोलता है अरे यार ये मुझे नहीं आता, ये बहुत मुश्किल है। ये कौन सा थॉट है? थॉट को देखा, एक एजम्पशन था कि ये आसान है, ये कर लेंगे। हमारे पास एक सिस्टम बन के ढेर सारे अज्यूम थॉट्स हैं। जैसे उस लेडी ने ये अज्यूम कर लिया, किताब में लिखा है एनलाइटन होना मतलब एक किताब का नीचे गिरना इतना टाइम लगता है, तब बताओ हो जाएगा, इतना आसान है। इस थॉट को पकड़ लिया। हम किसी को देखते हैं, बहुत अमीर आदमी है, बहुत सक्सेसफुल आदमी, बोलते हैं अरे यार विवेक बिंद्रा तो बोल रहे थे बिजनेस करना चाहते हो कर लो, फटाफट चालू कर दिया। हमारे एजम्पशन है वो थॉट्स जो थॉट्स को देखते हैं, और उस एजम्पशन से क्या नहीं मिलता? इंसाइट्स नहीं मिलते, फैक्ट नहीं मिलते और इंसाइट्स नहीं मिलते। कल मुझे पहली बार ये इंसाइट मिला कि अगर मुझे टैली सिखाना है तो आप दोनों को मुझे
रोज़ एक बंदा यहाँ पर 1 घंटे बैठे और उसके साथ में आप काम करें। मैंने कल एक बच्चे से बात भी की है, अगर मुझे एनलाइटन होना है तो मुझे अपने खाने के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने सेक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने स्लीप के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों? उससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान मेरे थॉट्स का ग्रिप कम हो जाता है। थॉट से थॉट को देखने से फसावट होती है, अवेयरनेस से थॉट को देखने से क्या मिलता है? इंसाइट्स मिलती है, और इंसाइट्स रास्ता है आगे बढ़ने का। थॉट्स का ग्रिप एंड तक ख़त्म नहीं होता। मत्स्येंद्र नाथ थे गोरखनाथ के गुरु, वो बहुत एडवांस्ड योगी थे, वो भी फंस गए थे। कहानी है ना, मारा आया, उसने कहा कि तुम्हें दुनिया का भगवान बना दूंगा। जब आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 खुलेगा, मिस्टिकल पावर्स आएंगी, तब और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। बिकॉज सेक्शन 2 सेक्शन 3 अब किसके दोस्त बन गए? आपकी नेगेटिव इमोशन के और नेगेटिव सेंशुअलिटी के। ये बारूद की तरह हैं। अगर ये कंट्रोल में आ गया तो आप रमण महर्षि बन सकते हैं या कृष्णमूर्ति बन सकते हैं। कृष्णमूर्ति को और रमण को दोनों को बचपन से ही डिज़ायर नहीं थी। उनको ये पता था कि मुझे लालच नहीं होना चाहिए, एक लालच ख़राब चीज़ है। कृष्णमूर्ति बचपन में कहते हैं ना कि जब मैं अड्यार के बीच पर पाया गया तो मेरे अंदर, मतलब अपने बारे में कहते हैं, वो बच्चे के अंदर में कोई सेल्फिशनेस नहीं था। ही वॉज अ सेल्फलेस बॉय। हमारे अंदर में सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस दोनों मिक्स्ड हैं। इनफैक्ट सेल्फलेसनेस है ही नहीं। जहाँ पर सेल्फिशनेस है वहाँ पर हम जस्टिफाइड हैं। जैसे कल की फिल्म में, एनिमल फिल्म में, अगर किसी ने आपके बाप को मारा है तो उसको मारना जायज़ है। ये चीज़ कृष्णमूर्ति जैसे बच्चे के अंदर में या रमण जैसे बच्चे के अंदर में कतई नहीं हो सकता। ये बदला या जेलसी, ये जैसे ही कृष्णमूर्ति के मन में आता है, उनको दिखता है अरे अरे भाई साहब, मेरे दिमाग के अंदर ये है। एक बार वो एक पार्टी में लेकर गए उनको, यंग थे, बहुत छोटे से थे। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा अरे मेरा माइंड तो उनकी तरह है ही नहीं। वहाँ गए, ये रहे होंगे शायद 20-21 साल के रहे होंगे। उनका एक दोस्त लेकर गया उनको पार्टी में, और वहाँ पर सब डांस कर रहे हैं, रॉक एंड रोल म्यूज़िक में डांस कर रहे हैं। इमेजिन करिए कृष्णमूर्ति वहाँ पर खड़े और सब डांस कर रहे हैं, और उसी में एक लड़की बड़ी सी, उन्हीं के उनसे बड़ी साइज़ की थी, उनको घसीट करके डांस करना शुरू कर दिया। फिर छुड़ाया उन्होंने, तो माय गॉड दिस इज़ लाइक सेक्स। वहाँ सेक्स नहीं हो रहा था, खाली डांस हो रहा था। अगर हम और आप जाएंगे कभी डांस पब में तो हम डांस करके आ जाएंगे, बोलेंगे ठीक है डांस है, लेकिन वो बोलते हैं दिस इज़ लाइक सेक्स, और वहाँ से छोड़कर भाग गए, लिटरली भाग गए। अब उनके लिए ये सेक्स कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं थी, लेकिन बहुत क्लियरली दिखने वाली चीज़ थी कि अगर मैं इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता हूँ तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज सेक्स ही होगा। ये उनके लिए इंसाइट था। हम लोग अगर वैसे सिचुएशन में होंगे, बोलेंगे अभी यार एंजॉय करते हैं, बात की बात भी देखी जाएगी, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है। हमारा दोस्त बोलेगा पार्टी में चलते हैं ना, थोड़ा बहुत एक आध पैक ले लिया तो कोई बुरी बात नहीं है। बट धीरे धीरे जो आदमी का लास्ट फ्यू जन्म है, उसके लिए चीज़ें बहुत क्लियरली डिफाइंड हो जाती हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। जहर और दवाई में फ़र्क नहीं है। उसको पता है कि ये बिजली का तार है, इसको नहीं छूना है। अगर छूना है तो कोई चीज़ पकड़ करके। हमारे लिए सब कुछ सही है, और ये इसीलिए बिकॉज हमारे ब्रेन में थॉट्स का पूरा ग्रिप है। और जब मैं कहता हूँ थॉट्स, तो वो इमोशंस के साथ फंसे होते हैं। हमारे 99% थॉट्स इमोशनल थॉट्स होते हैं। लास्ट के फ्यू जन्म वाला, ही विल बी वेरी हैप्पी इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज वो हर चीज़ के लिए नहीं है, नए तरीके से समझ रहा है वो। उसके लिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे लर्निंग माइंड हो जाता है उसका। और फिर उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले 10 जन्म में एनलाइटन होगा या 50 जन्म में। वो आदमी फिर काउंट नहीं करता, बिकॉज वो डिज़ायर से फ्री हो गया है। जैसे नहीं, रमण कहते हैं कि मैं जाता था घरों में, भिक्षा मांगता था, लोग मुझे खाना देते थे और मुझे इतनी खुशी होती थी कि मुझे खाना मिल गया, और वो परिवार के लिए बड़ी खुशी होती थी। खाना खा के सर पे अपना हाथ पोंछ लेता था और जाके ध्यान करता था। वो कैलकुलेट नहीं करता। क्यों कैलकुलेट नहीं करता? वो लास्ट का जिसका फ्यू जन्म है, वो कभी भी किसी बुराई को जब उसके साथ होती है या कोई अच्छी चीज़ होती है तो कैलकुलेट क्यों नहीं करता? क्योंकि कैलकुलेट करता है हमारा थॉट्स, हमारा इमोशंस। अरे अभी तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उसके थॉट्स खत्म हो जाते हैं, शून्य नहीं होता थॉट्स।
बट फ्रॉम हिज थॉट्स ही कैन सी एवरीथिंग वेरी न्यू, फ्रेश. जब क्लास खाली होती तो बड़ा अच्छा लगता है यार, नया चीज़ सीखा. कल क्या सीखा था वैसे? वही अपने आप को जानो. तो वही करें.